हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपाली वर्मा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है शतज भाग 2। याद रखिएगा कौन सी बुक है, शतज भाग 2। ये बुक हमारी दो खंड में विभाजित है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो हम आज जो काव्य खंड है उसके तृतीय अध्याय आत्मकथ्य को पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी जो है कुछ पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे सामने रखी हुई हैं, तो उसको आज हम देखेंगे। तो ये आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या, ध्यान से देखिए। पाठ की रूपरेखा, देखिए कोई भी पाठ हो उसकी पाठ की रूपरेखा पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि उससे संबंधित हमारे पास प्रश्न आते हैं कि मतलब जो ये पाठ लिखा गया है हमारे सामने, जो काव्य आ रहा है, ये किस से उदित है, क्या है, इसको क्यों लिखा गया है, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाठ रूपरेखा में आ जाती हैं। फिर उसके बाद हम कवि परिचय पढ़ेंगे। किसी भी पाठ के बारे में जानने से पहले आपको कवि परिचय और लेखक परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब लेखक के बारे में समझ पाते हैं तभी हम उनकी लिखी रचनाओं को भी अच्छे से समझ पाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे संपूर्ण व्याख्या, यानी कि हमारे सामने जो कविता जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है उसका हम पूरी तरीके से व्याख्या को समझेंगे, यानी कि उनकी पंक्तियों को लाइन वाइज अर्थ समझेंगे और फिर भावार्थ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पाठ की रूपरेखा आत्मकथ्य की। मुंशी प्रेमचंद के संपादन में निकलने वाली तत्कालीन पत्रिका हंस के आत्मकथा विशेषांक हेतु सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद से भी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया। तो ध्यान रखिएगा क्यों उन्होंने ये आत्मकथ्य लिखा, इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है। तो उनसे कहा गया कि भाई आप भी आत्मकथा लिखिए। तो मुंशी जो प्रेमचंद जी हैं उनकी पत्रिका निकलती थी हंस, तो उसमें एक विशेषांक निकलता था जिसमें सभी जो प्रसिद्ध जो लेखक थे उन सभी की आत्मकथा छपती थी। तो ये कहा गया जयशंकर प्रसाद से कि आप भी आत्मकथा लिखिए, उसमें आपकी भी जाएगी। लोगों के कहने पर भी वे आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि अपनी आत्मकथा लिखनी, लोगों के कहने पर वो नहीं लिखना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने जीवन में ऐसा कुछ विशेष नजर नहीं आता था जिसे वो दूसरों के सामने रख सके। अर्थात उनके जीवन में कुछ ऐसा विशेष घटित नहीं हुआ था कि वो दूसरों के सामने उसको रखें। इस असहमति के तर्क यानी विचार से पैदा हुई कविता आत्मकथ्य, यानी कि मित्रों का कहना है कि आप आत्मकथा लिखिए, लेकिन कवि का कहना है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है नहीं जो हम लिखें। तो उन्होंने उसे मना करते हुए और अपने जीवन के कुछ पहलुओं और ना लिखने के कारण को व्यक्त करते हुए आत्मकथ्य नामक कविता लिख दी। ये कविता पहली बार वर्ष 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। कवि ने इस कविता को छायावादी शैली में लिखा है। अब देखिए बहुत कुछ आपको पता चला ना कि क्यों उन्होंने आत्मकथ्य लिखा, कब प्रकाशित हुई है, क्या कारण था उन्हें इस आत्मकथ्य लिखने का, और ये किस शैली में लिखी गई है। कवि ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए खड़ी बोली तथा ललित सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। तो देखिए छायावादी शैली में लिखी गई है और खड़ी बोली के शब्द हैं। कवि ने इसमें स्वयं को एक साधारण व्यक्ति माना है जिसमें ऐसा कुछ भी महान एवं रोचक नहीं है जिसमें लोग प्रेरित हों और सुख प्राप्त कर सकें। यह दृष्टिकोण महान कवि की विनम्रता को प्रदर्शित करता है, यानी कि उन्होंने अपने आप को बहुत ही साधारण व्यक्ति जो है व्यक्त किया है इस कविता में। ठीक है, तो जान लिया इस पाठ के अंदर क्या है। अब हम आ जाते हैं अपने कवि पे, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए हिंदी साहित्य के छायावाद के आरंभ स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। 1889 में वाराणसी यानी कि आज के बनारस में हुआ था, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं। इनकी शिक्षा 8वीं कक्षा से आगे नहीं हो पाई, यानी कि सिर्फ ये क्लास 8th तक पढ़े, जिसके कारण इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। बाहर स्कूल नहीं जा पाए तो इन्होंने घर में रहकर ही इसे पढ़ना आरंभ किया। 8 वर्ष की आयु में उनकी आंखों के समक्ष उनके माता पिता व बड़े भाई का निधन हो गया। इन सभी कष्टों को झेलते हुए वे काव्य रचना करने लगे। अब सोचिए माता पिता और बड़े भाई, काफी बड़ा धक्का लगा, लेकिन इसके बाद भी सारे दुख को झेला और वो काव्य रचना कर रहे थे। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं चित्राधार,
कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी जो एक काव्य है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी और राजश्री ये सभी नाटक हैं। कंकाल, तितली, इरावती ये सभी इनके उपन्यास हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल ये इनकी कहानी संग्रह हैं। छायावादी कवि ये जयशंकर प्रसाद ने हिंदी को एक नई दिशा प्रदान की है। उनकी भाषा सरल सहज है, जो छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव प्रकट करती है। उनकी भाषा शैली ओज और माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। प्रकृति प्रेम, देश प्रेम उनके काव्य की विशेषता है। उनका निधन 1937 में हुआ। तो देखा, जन्म से लेकर उनकी मृत्यु और उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं जिनमें काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह ये सभी हमने देख ली। चलिए अब हम इनकी जो कविता इस पाठ में हमारे सामने आई है उसको हम देखते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। तो आपको ये पता है कि कवि से बोला गया आत्मकथा लिखने को, लेकिन उन्होंने आत्मकथा लिखने के उन्होंने बोला कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है नहीं कि मैं लिखूं, तो उसको उन्होंने मना किया, उसको ना लिखने के रीजन बताए और उनके जीवन में जो कुछ थोड़ा बहुत है उसे इन सभी को मिला जुलाकर उन्होंने इस आत्मकथा कविता का निर्माण किया। तो अभी वो क्या कह रहे हैं, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन यह कहानी यह अपनी। तो उन्होंने अपनी कहानी जो है वो भौरे के माध्यम से कहनी शुरू करी। मधुप मतलब भौरा। कहते हैं कि मेरी जो ये कहानी है वो एक भौरा भी गुनगुनाकर व्यक्त कर सकता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो उनके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, जो चीजें हैं, यादें हैं, वो सभी मुरझाकर उनके जीवन से गिर रही हैं। अर्थात उनके जीवन में बहुत सारी दुख भरी यादें हैं जो धीरे धीरे करके उनकी आंखों के सामने से जा रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास है। अर्थात इस पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों द्वारा लिखा हुआ उनका अपना इतिहास है। अर्थात बहुत सारे लोगों ने आत्मकथा लिखी हुई है। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, यानी कि उन लोगों ने जो अपने जीवन का इतिहास लिखा उसको लोग देखकर पढ़कर जो है उपहास करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें सीखने की होती है, लेकिन बहुत सारे जब आत्मकथा लिखी जाती है तो हम अपनी कमजोरियां भी उजागर करते हैं, उसमें खाली उपलब्धियां नहीं लिखनी होती। तो उन कमजोरियों को देखकर जो है वो विश्व के बहुत सारे लोग जो हैं वो उपहास करते रहते हैं, अर्थात उनका मजाक उड़ाया करते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। इतने सारे लोग जो हैं इतने लोगों द्वारा लिखी आत्मकथा पर उपहास करते हैं और तब भी तुम कह रहे हो इतना सब कुछ देखकर मैं उस आत्मकथा को लिखूं जिसमें मुझे अपनी दुर्बलता को भी लिखना पड़ेगा ताकि लोग दूसरे उपहास करें। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। जब मैं अपनी आत्मकथा लिख दूंगा ना तो तुम देख कर हंसोगे, सुख पाओगे कि मेरे जीवन में जो है वो सुखों से पूरी तरीके से खाली है। रीति गागर अर्थात होता है खाली घड़ा। तो अपने जीवन को उन्होंने घड़ा बताया और उसे खाली बताया कि मेरे जीवन में ना कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं ना ही सुख है, मेरे जीवन में अभाव है, दुर्बलता है, मेरी कमजोरियां हैं। तो तुम वो सारी चीजें देखकर सुख पाओगे क्योंकि मेरा जीवन जो है वो सुखों से खाली है। किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। तो कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा जीवन भी मेरी ही तरीके से सुखों से खाली है। और जब तुम मेरे सुखों को मेरी आत्मकथा को पढ़ोगे तो उसी से जो है अपने जीवन में भी रस लेकर आओगे। अर्थात तुम्हारा जो जीवन नीरस है, जिसमें कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है, तो ऐसा ना हो कि मेरे जीवन जब मेरी आत्मकथा पढ़ोगे तो उसको पढ़कर तुम अपने जीवन में आनंद भरोगे, अर्थात रस लोगे, यानी कि उपहास करोगे और अपने जीवन में कुछ आनंद लेकर आओगे। अब इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए क्या है। कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख
करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे, गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण ना पाकर मुरझा कर गिर रही हैं, अर्थात उसके जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उसका साथ छोड़कर चली गई हैं। इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना उपहास करते हैं। मेरा यह जीवन अनंत अभावों और बुराइयों से भरा हुआ है। फिर भी मित्रों, तुम मुझसे ये कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे? मेरा मन तो खाली गागर के समान है, जिसमें कोई भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी तरह भावों से खाली नहीं है, और तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। अर्थात ऐसा तो नहीं कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब आते हैं अगले पर, काव्यांश पर। यह विडंबरा अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचा औरों को दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। तो बाकी कहते हैं, यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं, भूले अपनी वह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं। तो ये कह रहे हैं ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा दुख है कि मैं अपनी कहकर और अपनी ही हंसी उड़वाऊं, अर्थात मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, उसमें सारी अपनी कमजोरियों को लिखूं और अपनी ही हंसी उड़ाऊं। भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं, अर्थात जिन दुखों को मैं भूल चुका हूं उन्हें याद करूं, लिखूं और दूसरों को भी मैं वो सारे दुख दिखलाऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो अब यहाँ पर अपनी प्रेम भरी बातों को वो बता रहे हैं कि उनकी एक प्रिया हुआ करती थी, जिसके साथ वो अपनी रातें, यानी कि अपनी प्रियतमा को या अपनी पत्नी को वो बोल रहे हैं कि मैं उन उज्जवल रातों की गाथा कैसे सुनाऊं जब हम दोनों मिला करते थे और खिलखिलाकर हंसकर सारी रातें बिताया करते थे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, यानी कि मेरे को वो मिला ही नहीं जिसका मैं स्वप्न देखा करता था। अर्थात उनकी प्रिया उनके जीवन में बहुत कम समय के लिए आई और जो है उनके जीवन में सुख देकर वो थोड़ा सा चली गई। तो कह रहे हैं कि मैं उसके साथ सारा जीवन बिताना चाहता था, लेकिन वो थोड़े ही समय मेरे जीवन में रहकर चली गई, अर्थात एक स्वप्न की भांति। थोड़े समय आंख खोलो तो स्वप्न टूट जाता है, तो उस तरीके से वो मेरे जीवन में रही और चली गई। आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया, यानी कि मैं उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहता था, अर्थात उसे अपने भावों में भरकर पूरे जीवन को बिताना चाहता था, लेकिन वो मुझसे बहुत दूर चली गई। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि यह तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को ही नहीं समझ पाया हूं। मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियां प्रकट करूं या लोगों के छल कपटपूर्ण व्यवहार एवं दुनिया से मुझे जो धोखे मिले हैं उन्हें तुम्हें कैसे बताऊं। मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिया के साथ बातें होती थी। उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं। उन क्षणों को लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कवि अपनी आत्मकथा बताते हुए कहता है कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुरा कर भाग गया, अर्थात मेरी अभिलाषाएं कभी सफल नहीं हुई, मुझे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात वो जिसको जो चाहते हैं वो उनसे बहुत दूर चला जाता है। आखिरी काव्यांश है। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथी की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी गाथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो आखिरी काव्यांश में क्या कह रहे हैं कवि,
अब अपनी प्रियतमा की सुंदरता की वर्णन करते हुए कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो दिन का सबसे खूबसूरत समय होता है प्रातः काल से पहले, यानी कि सूर्योदय से पहले उषा काल का समय। तो वो कह रहे हैं उस काल में भी उषा जो अपनी लालिमा बिखेरती थी, वो लालिमा वो उनकी प्रियतमा के गुलाबी गालों से लिया करती थी। उनकी प्रियतमा के गाल इतने सुंदर थे कि उसकी सुंदरता को लेकर जो है वो अपने आप को सजाया करती थी उषा, अर्थात प्रातः काल से पहले के समय के बारे में। उनकी स्मृति पाथे बनी थकिक पथिक की पंथा की, यानी कि उनकी प्रिया की जो यादें हैं वो उनके लिए उसी तरीके से कार्यरत हैं जैसे एक पथिक होता है, बहुत थक जाता है और बैठ जाता है सुस्ताने वो एक घनी छांव में। उसी तरीके से वो अपने जीवन में जब थक जाते हैं तो अपनी प्रिया की यादों में बैठकर उसे सुस्ताते हैं, उसके बारे में देखकर उन्हें थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा को, अर्थात मेरे जीवन के जो चीजें बीत चुकी हैं उन्हें तुम दोबारा क्यों उधेड़ना चाहते। सीवन उधेड़ना मतलब सिलाई खोलना। तो वही उन्होंने कहा जो चीजें पास्ट में बीत चुकी हैं, जो उनको तुम फिर से याद करके तुम क्या पाओगे, यानी सीवन उधेड़ कर तुम मेरे जीवन की क्या पाओगे। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, मेरा जीवन बहुत छोटा है लेकिन इसमें जो अभाव हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, मैं उनको कैसे कहूं। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, क्या ये बहुत अच्छा नहीं है कि मैं औरों की आत्मकथा को सुनता रहूं, उनकी रचनाओं को सुनता रहूं लेकिन मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, तुम आखिर इतने लोग हैं उनकी आत्मकथाओं को पढ़ो, मेरी ऐसी भोली जिसमें भी कुछ भी नहीं है ऐसी आत्मकथा को पढ़कर तुम क्या करोगे। अभी समय भी नहीं है थकी सोई मेरी मौन व्यथा, अर्थात मेरे जीवन के दुख जो हैं वो अभी सोए पड़े हैं, उनको मत जगाओ, अभी समय नहीं आया है कि मैं अपनी आत्मकथा को लिखूं। अब इसे आखिरी काव्यांश के भावार्थ को देखिए। कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही हो, अर्थात ऐसा लगता है जैसे उषा भी अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान को दूर करता हूं, अर्थात मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं, थक जाता हूं तो अपनी प्रियतमा को ही याद करता हूं, अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी है। मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो सको, इसीलिए क्यों तुम मेरे जीवन की कहानी को खोल कर अर्थात उधेड़ कर देखना चाहते हो। मेरे इस छोटे से जीवन में अभावों से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं, मैं अपने जीवन की उन सामान्य गाथाओं को कैसे कहूं। मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं। भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे। मेरा दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोया है, इसलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित वक्त नहीं आया है। तो इस तरीके से उन्होंने जो अपनी आत्मकथा ना लिखने के रीजन हैं और उनके जीवन के जो अभाव हैं, तकलीफें हैं, कमजोरियां हैं इन सभी को बयां किया और आत्मकथा लिखने से मना किया। सिर्फ एक कविता के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के कई पहलुओं से हमें वाकिफ भी कराया। तो पूरे काव्यांशों को हमने आपको पढ़कर बता दिया, समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आगे अध्यायों की भी मैं संपूर्ण व्याख्या आपके लिए लेकर आ रही हूँ, उन्हें ध्यान से देखिएगा। जो जो आपको टफ लग रहा है हर एक चीज आपको लाइन वाइज में समझा रही हूँ, देखते रहिए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आगे, बाय बाय।